साल 1990 से 2000 भारत की आर्थिक स्थिति उस वक्त काफ़ी अच्छी नहीं थी। इस दौरान भारत की इकोनॉमी में बहुत कुछ हो रहा था। भारत उस वक्त बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से भी जूझ रहा था, जिसका मतलब है कि भारत के पास विदेशों से माल आयात करने के लिए केवल 2 हफ्तों का ही बैलेंस बचा था। यहाँ से जन्म हुआ एलपीजी रिफॉर्म का। भारत के प्रधानमंत्री उस वक्त थे पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह। इन दोनों ने मिलकर ही यह निर्णय लिया था इस रिफॉर्म को लाने का। इस रिफॉर्म के कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य थे, जैसे कि लाइसेंस राज को ख़त्म करना, इंपोर्ट टैरिफ को कम करना और इंडस्ट्री नॉर्म्स को रेगुलराइज करना और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना। इसका फ़ायदा ये हुआ कि जो सेंसेक्स जनवरी 1991 में 1027 पॉइंट पर ट्रेड कर रहा था, वह अप्रैल 1992 आते आते 4500 पॉइंट। इसका मतलब आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो उस वक्त 4.5 टाइम्स बढ़ गया होता सिर्फ 14 महीनों में। यानी अगर आपने 1 लाख रुपए उस वक्त 1991 में लगाए होते तो वो अप्रैल 1992 आते आते तक 4.5 लाख हो। ये रैली सिर्फ इकोनॉमिक रिफॉर्म की वजह से नहीं थी, इसके पीछे था एक हर्षद मेहता का मास्टरमाइंड, जिसने मार्केट में लूप होल निकालकर फेक बैंक रिसिप्ट्स के थ्रू मार्केट में लगभग 1000 करोड़ रुपए डाल दिए थे, जिससे मार्केट पंप अप हो गया। अप्रैल 1992 में जर्नलिस्ट सुचिता दलाल ने द टाइम्स ऑफ इंडिया आर्टिकल के थ्रू इस स्कैम को पब्लिक के सामने उजागर किया था। इसके बाद उस वक्त सेंसेक्स जो 4500 पर ट्रेड कर रहा था वो क्रैश होकर सीधा 2500 पे आ गया, लगभग 50% का डिक्लाइन। इस स्कैम के दौरान जो शेयर सबसे ज़्यादा मैनिपुलेट किया गया था वो था एसीसी लिमिटेड सीमेंट। एसीसी जो सीमेंट की कंपनी है वो, इसका स्टॉक लगभग 200 रुपये से सीधा 9000 रुपये पहुंच गया था सिर्फ 2 से 3 महीनों में। इस स्कैम के बाद जन्म होता है सेबी का। सेबी मतलब कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का मुख्य उद्देश्य था इन्वेस्टर यानी कि निवेशक के राइट को प्रोटेक्ट करना, सिक्योरिटीज मार्केट को प्रमोट करना और मार्केट को सुचारू रूप से चलाना। सब कुछ उस वक्त ठीक ठाक चल रहा था। उसके बाद 1995 से लेकर 2000 के बीच में कुछ इंसिडेंट हुए। आइए अब हम उसकी चर्चा करते हैं। साल था 1998, मई का महीना, जब भारत ने पोखरान में न्यूक्लियर टेस्ट किया था, यानी परमाणु परीक्षण। उस वक्त मार्केट कुछ ही महीनों में लगभग 22 से 25% फिर से गिर गया। अब आपके दिमाग में सवाल आना जायज़ है कि भारत के हिसाब से परमाणु परीक्षण तो एक मजबूत होने की निशानी थी, फिर उस वक्त मार्केट क्यों गिरा? इसका सीधा और बहुत ही सरल जवाब है, उस वक्त यूएसए, जापान और कई अन्य देशों ने भारत के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए थे, यानी कि प्रतिबंध लगा दिया था। और इसका मार्केट को इससे डर ये हुआ कि भारत का एक्सपोर्ट हो सकता है इन सैंक्शंस की वजह से प्रभावित हो सके और भारत में विदेशी निवेशक निवेश करने से पीछे हटेंगे। इसलिए मार्केट उस वक्त 22 से 25% तक गिर गया उस परमाणु परीक्षण के बाद। लेकिन साल 1999 में भारत में लोकसभा के चुनाव हुए, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी जी। उस वक्त मार्केट ने 8 अक्टूबर 1999 को अपना ऑल टाइम हाई लगाते हुए 5000 का आंकड़ा को क्रॉस कर लिया और मार्केट फिर से अपने रिकवर फेज में आ गया और पूरी तरीके से रिकवर हो गया। ये बात है फरवरी 2000 की, जब सेंसेक्स 6006 पॉइंट पे ट्रेड कर रहा था। उस वक्त मार्केट, जब ये पोखरान न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, वहाँ से मार्केट अपने ऑल टाइम लो से ऑल टाइम हाई लगभग 118% मार्केट उस समय ट्रेवल किया। और जो उस वक्त के आईटी शेयर्स थे, जैसे कि विप्रो हो गए, इन्फोसिस हो गए, उसमें इस दौरान काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई थी। विप्रो का शेयर जो 13 रुपये का था 1999 में, वो 2000 फरवरी आते आते लगभग 334 रुपये का हो गया था और इन्फोसिस 11 रुपये से 140 रुपये हो गया था। और इस दौरान इस तेज़ी के पीछे एक स्कैम और चल रहा था, जो था केतन पारेख का स्कैम। केतन पारेख पेशे से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट था और हर्षद मेहता का उससे काफ़ी इंस्पायर था। उसके स्टॉक्स थे, उसको हम लोग K10 स्टॉक्स भी बोलते हैं, जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के काफ़ी थे, इंटरटेनमेंट सेक्टर्स के शेयर थे, जैसे जी टेलीफिल्म्स हो गया, विजुअल सॉफ्ट कंपनी, सोनाटा हो गया। ये सारी कंपनी केतन पारेख के K10 स्टॉक्स को हम लोग बोलते हैं। अब ये जो स्कैम हो रहा था, K10 स्कैम जो हुआ था, इसमें उसने सर्कुलर ट्रेडिंग का सहारा लिया था। अब सर्कुलर ट्रेडिंग क्या होता है वो आइए समझते हैं। सर्कुलर ट्रेडिंग होता है एक ही शेयर को बार बार खरीदना और बार बार बेचना, जिससे उसके लिए एक आर्टिफिशियल वॉल्यूम क्रिएट हो जाए उस स्टॉक में, और लोग उस वॉल्यूम को देख के उस स्टॉक के प्रति अट्रैक्ट होंगे और उसमें और इन्वेस्ट करेंगे। इससे क्या होगा कि जब मार्केट पूरी तरीके से उसमें इन्वेस्ट बहुत सारे लोग कर देंगे तो वो अपने पीक से मार्केट को गिरा देगा और सारा पैसा लोगों का डूब जाएगा।
तो ये सर्कुलर ट्रेडिंग का उसने सहारा लिया। ये जो IT सेक्टर्स में जो बबल बन रहा था, ये ग्लोबल बबल था। ये बबल था कि आइए इसको भी हम लोग आसान भाषा में समझते हैं। जैसे कि अभी AI का क्रेज है, उस वक्त जो था .com का क्रेज था। मतलब जिस कंपनी के भी वेबसाइट बनाने का क्रेज था, जैसे जो भी कंपनी .com नाम से वेबसाइट बनाती थी, उसमें इन्वेस्टर जो थे वो आंख बंद करके पैसा डाल देते थे। तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां बन गई .com वाली, और धीरे धीरे ये बबल बड़ा होता गया, जैसे अभी AI का बबल बना हुआ। तो उस वक्त मार्च 2000 में ये बबल बर्स्ट किया था, जिसमें हमारा इंडियन मार्केट जो था वो लगभग 36% तक गिरा था, और ये ग्लोबल बबल था। तो नैस्डैक और US के और जापान के हर जगह के स्टॉक एक्सचेंज में इसका असर देखने को हमें मिला था। अब यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि जैसे .com का बबल बस्ट हुआ था, तो क्या आप लोगों को लगता है कि ये जो AI अभी चल रहा है, क्या ये भी एक बबल है या ये कोई रियलिटी है? और क्या ये बबल भी कभी फ्यूचर में बस्ट करेगा? क्या लगता है आप लोगों को इसके बारे में? आप लोग कमेंट सेक्शन में। फिलहाल इस वीडियो को समाप्त करने का वक्त आ गया है, और इस वीडियो के बाद जो अगला पार्ट आएगा इसका स्टॉक मार्केट सीरीज़ का, जिसमें हम लोग साल 2000 से लेके 2014 तक का जो स्टॉक मार्केट का जर्नी है वो हम आपको बताएंगे। इस दौरान भी बहुत सारे मार्केट में अप्स एंड डाउन्स आए, जैसे 9/11 हुआ था 2001 में, इसके बाद 2008 में लेमन ब्रदर क्राइसिस हुआ था, फिर हमारे यहाँ गवर्नमेंट चेंज हुई थी इंडिया में 2003-4 के करीब में। तो ये सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, और उसका क्या क्या इफेक्ट हुआ था वो अगले वीडियो में हम लोग आपसे समझेंगे। तो अगले वीडियो का वेट कीजिए, वो भी हम लोग जल्दी आपको लेके आएंगे आप लोगों के सामने। तब तक के लिए धन्यवाद।